एक्सरसाइज क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कर लिए 1.1। आज करेंगे हम लोग 1.2। अगर आप लोग 1.1 वाला वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पढ़ते हैं सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य को पहले तो गुणनखंड करना आना चाहिए। गुणनखंड किसको कहते हैं? गुणनखंड मतलब हुआ जैसे कोई भी चीज, जैसे बोलेंगे 25 का गुणनखंड करो तो 25 को गुणा के रूप में लिखना है। अभी ये पूरा एक संख्या के रूप में है, इसको गुणा के रूप में लिखना है। जैसे 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया 25 का गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना आ गया। अब हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे तब हम लोग संख्या पढ़े थे। संख्या को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या को फिर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन से पार्ट में? पहला पार्ट किए थे क्या? पूर्णांक, और दूसरा किए थे दशमलव। और पूर्णांक का फिर 3 पार्ट किए थे, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, फिर दशमलव का भी किए थे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और अपरिमेय परिमेय पढ़े थे। अपरिमेय परिमेय दशमलव का ही भाग है। ठीक है, तो आइए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, उसको पूर्णांक पढ़ रहे थे, तो पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो संख्या है जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, मतलब उसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, एक और वो स्वयं, बाकी कोई गुणनखंड नहीं होगा। एक और स्वयं से कटेगा सिर्फ, और किसी से नहीं कटेगा, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ गए। तो हम लोग को बोल रहा है पहला नंबर सवाल में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसमें पहला नंबर सवाल है 140। 140 का गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। पहला नंबर 140। 140 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 14 गुना 10 लिख सकते हैं ना। ये भी इसका एक तरह का गुणनखंड ही है, लेकिन ये देखिए ये 14 भाज्य संख्या है, क्योंकि 14 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। ये तो भाज्य संख्या, हमको इसका अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना है। तो अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए तरीका है, हम लोग पहले 140 को लिखते हैं, उसके बाद इसको 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार में भाग लगेगा? 70 बार में, जस्ट एलसीएम की तरफ बनाते हैं। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 35 बार में भाग लगेगा। फिर 5 से भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाएंगे, 7 बार में भाग लगेगा। तो हम लोग 140 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 नहीं, गुना 5 और गुना 7। इसको जब गुना करेंगे तो 140 के बराबर भी आएगा, और गुणनखंड हो गया। गुणनखंड मतलब ये गुना में लिखना, तो हो गया 1 नंबर का, यही आंसर हो गया पहला नंबर का 1 नंबर। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है 156। दूसरा नंबर क्या है? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना। तो 156 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बीच में हम लोग 156 लिखेंगे, उसको फिर कटाना शुरू करेंगे। 156 किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। 156 2 से कितना बार भाग लगेगा? 7 दूनी 14 होता है, और 7 8 दूनी 16। तो फिर इसको 2 से भाग लगेंगे। 2 से भाग लगेंगे 3 बार में, और फिर ये लगेगा 9 बार में, 9 बार में 39। फिर ये 3 से भाग लगेगा, 3 से 1 बार में और 3 बार में, 13 बार में। यानी कि हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब हम लोग जांचेंगे कैसे कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड है। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 2 है, वो भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना कहलाता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे क्या है? तीसरा है 3825। तीसरा सवाल है 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तीसरा सवाल है 3825, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो बस रफ में वही काम करेंगे। 3825 देखेंगे किससे भाग लगता है। तो आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे 9th क्लास में, कि अगर अंतिम में किसी भी संख्या के अंतिम में 0 या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब इसकी अंतिम डिजिट
इकाई अंक में 5 है, इकाई अंक में 5 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजित हो जाएगा तो लगाते हैं इसको भाग करते हैं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है तो इसको 5 से विभाजित करते हैं। 7 बार में 35 हो जाएगा, 3 हासिल जाएगा, 3 और 2 32 यानी कि 6 बार में 30 और फिर 25 बचेगा, 5 बार में 25। फिर देखिए इसके इकाई अंक में 5 है तो ये भी पूर्णतः 5 से विभाजित होगा। एक बार में 5 चलाएंगे, फिर 2 6 25 चलाएंगे, फिर 3 बार में 53। अब फिर ये देखिए किससे डिवाइड होगा तो 3 का विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे आप लोग। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि हमको 153 को जांचना है तो देखिए 5 सबको जोड़ दिए, 1 + 5 + 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9, क्या 9 3 से विभाजित हो रहा है तो 9 3 से विभाजित हो रहा है तो ये 153 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम उसको 3 से विभाजित करते हैं, कितना बार में भाग लगेगा 3 × 5 = 15 और 1 बार में 3 एकम 1, ठीक है 3 एकम 3 होता है तो 1 बार में कटेगा। अब फिर देखिए 51 भी 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगेगा कितना बार में भाग लेगा 17 बार में भाग लेगा। तो बस अब देखिए सब अभाज्य संख्या है ना, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 17। लेकिन ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा, थोड़ा हम लोग इसको सजा के लिखते हैं। छोटा वाला को पहले लिखते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तीसरा नंबर का आंसर ये हो गया। अब इसका अगला पार्ट आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर में है 5005। 5005 का करना है चौथा नंबर। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग तो बस ऐसे ही एलसीएम के जैसे डिवाइड करते जाएंगे। 5005 तो इसमें भी देखिए अभी हम 5 का विभाज्यता का नियम बताया ना कि अंतिम डिजिट अगर अंतिम इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होने का अर्थ है जब उसको हम भाग लगाएंगे 5 से तो शेष पर 0 आएगा। तो 5 से तो इसका इकाई अंक 5 तो 5 से तो पूर्णतः विभाजित होगा, कितना बार में लगेगा 5 से एक बार में, डबल 0 तो 2 को 0 दे देंगे फिर 1। अब देखेंगे ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगा तो इस संख्या को देखिए क्या ये 3 से विभाजित होगा तो सभी अंकों का योग तो 2 आ रहा है, 2 3 से विभाजित नहीं होता, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है 4 से विभाजित होने का नियम है अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 0 1 क्या 4 से विभाजित होगा 0 1 यानी कि 1 4 से पूरा भाग लगेगा नहीं लगेगा, ये 4 से भी नहीं लगेगा। तो 4 से जब नहीं लग रहा तो 2 से भी नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। फिर देखिए 3 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। अब तीसरे हम लोग देखते हैं 4 से नहीं लगेगा, 5 से तो एक बार लगा चुके हैं। और 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम डिजिट में यूनिट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, जबकि इसका यूनिट डिजिट में 1 है। तो हम लोग चेक करते हैं 11 का विभाज्यता क्या है। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है अल्टरनेट मतलब होता है एक का छोड़ के एक को छोड़ के एक अंक देखेंगे। अल्टरनेट ये वाला हो गया तो उसका अल्टरनेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, अगर इसका अल्टरनेट काउंट हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ये वाला हो जाएगा। तो 1 और 0 को जोड़े कितना आया 1, फिर 0 और 1 को जोड़े तो वो भी आया 1। तो यदि इसका अंतर यानी कि दोनों का घटाव 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए तो ये संख्या 11 से भाग लग जाएगा। तो इसका अंतर 0 आ रहा है, मतलब ये हमारा 1001 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 11 से जब पूर्णतः विभाजित होगा तो 11 से भाग लगाते हैं इसको, 11 से भाग लगाएंगे तो 11 से भाग लगेगा तो 11 से भाग लगाते हैं। देखिए 99 9 बार में 99 होगा, 1 हासिल जाएगा, 1 1 11 हो जाएगा, फिर एक बार में 11। अब देखिए 91 हो जाता है, 91 तो 13 से भाग लगता है, 13 7 91 होता है 7 बार में। तो हम लोग 5005 को क्या लिख सकते हैं 5 × 11 × 13 × 7, 5 × 11 × 13 × 7। और यहाँ पे देखिए सभी अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या नहीं। तो इसको बस छोटा से बड़ा के रूप में लिख देते हैं। पहले 5 लिख देते हैं, फिर गुना में 7 लिख देते हैं, फिर गुना में 11 लिख देते हैं, फिर गुना में 13 लिख देते हैं। तो ये हो गया चारों सवाल। पांचवा सवाल देखते हैं इसका। पांचवा सवाल है 7429। तो आइए पहले इसको मिटाते फिर करते हैं।
एक नंबर का 5वां सवाल है 7429। 7429। तो 7429 को देख के क्या लग रहा है कि किससे विभाजित होगा। तो पहले तो हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम डिजिट यूनिट डिजिट अगर 2 से भाग लग जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाग लग जाएगा तो वो संख्या भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 7429, क्या इसका अंतिम अंक 2 से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं लग रहा, तो 2 तो फेल हो गया। अब 3 का चेक करते हैं। तो 3 का क्या होता है? सभी को जोड़ के 3 से पूरा भाग लग जाएगा, सभी का योग, अंकों का योग, तो ये संख्या भी 3 से पूरा भाग लगेगा। जैसे 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। क्या 22 पूरा भाग लग रहा है? 22 पूरा भाग नहीं लग रहा है 3 से, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगा। तो 3 से तो भाग नहीं लगेगा, 4 से देखते हैं। जो संख्या 2 से भाग ना लगे वो 4 से जीवन में कभी भी नहीं लगेगा। तो 4 से तो चेक करना ही नहीं है, 5 से चेक करते हैं। तो 5 के लिए क्या बताएं? यूनिट डिजिट इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए। तो क्या इसका इकाई अंक में 0 या 5 है? नहीं, तो ये 5 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब जो संख्या 2 से नहीं लगा, जो संख्या 3 से नहीं लगा, क्या वो संख्या 6 से भाग लगेगा? क्योंकि 6 जो बनता है 2 गुना 3 से बनता है, तो ना ही 2 से लगा ना ही 3 से लगा, तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से, अब 7 से चेक करके देखते हैं 7 से भाग लगेगा क्या? तो इसको आप लोग चेक करके देखिएगा। 7 का ऐसे कोई नियम नहीं, 7 को चेक ही करना पड़ेगा। तो 7 से भी ये संख्या भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 8 से भी नहीं लगेगा। 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम से 3 डिजिट अगर 8 से भाग लग जाएगा तो संख्या भी 8 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। 9 से भाग लगा सकते हैं, 9 से भी नहीं लगेगा, सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 11 का चेक करते डायरेक्ट। 11 को चेक करने के लिए क्या बताएं कि अल्टरनेट, 7 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा? 2। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, उसके बाद 4 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 9। तो अल्टरनेट वाला को जोड़िए, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 9 4 13, क्या 13 और 9, 13 और 9, इसको घटाइए, इसका अंतर निकालिए। तो इसका अंतर कितना है? 4। क्या 4 11 से भाग लगेगा? 4 11 से भाग नहीं लगेगा। तो अब उसको सोचना पड़ेगा, जब 11 से भी भाग नहीं लगा तो अब सोचना पड़ेगा किस संख्या से भाग लगेगा। अब हम लोग को एक एक करके भाग लगा के देखना पड़ेगा। क्या ये संख्या 13 से भाग लगेगा? अगर 13 से घटाएंगे, 13 25 65 होता है, 9 2 13 से 91, 13 से भी भाग नहीं लगेगा। 14 से 14 25 70, 14 से भी नहीं लगेगा, 15 से भी नहीं लगेगा, 16 से भी नहीं लगेगा, 17 से लगा देते हैं, 17 चौक 68, 6 बचेगा, 6 और 2 8। तो हम लोग देखेंगे ऐसे चेक करते जब 17 पर पहुंचेंगे तो 17 को इसको पूरा भाग लगा देगा। तो पूरा भाग लगा देगा तो बहुत बढ़िया बात है। 17 भाग लगा दे, देखेंगे कितना बार में भाग लगेगा। 17 से इसको भाग लगा के देखते हैं, 4 2 9, 17 से भाग लगेगा, 17 चौक 68। ठीक है, और कटाएंगे इसको, यहाँ बचेगा मेरा 6 2 17 तिया 51, यहाँ 1 1 17 17 कितना होता है? 119, 9 तारीख, मतलब 437 बार में पूरा कर जाएगा, 437 बार में। अब देखना पड़ेगा हमको 437 किससे भाग लगेगा। क्या 437 19 से भाग लगेगा? देखिए तो लगा के 19, 437 को भाग करना है, 19 दूना 38 होता है। उसके बाद यहाँ पर 5 बचेगा, 7, 19 दिया 57। ठीक है, 3 बार में 19 दिया 57 हो जाएगा, यानी कि 23। ये पूरा कट जाएगा 23 बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना 23। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग 10th क्लास में पहुंच गए हैं। वैसे ये सब सवाल रहेगा तो इस सब में तो आप लोग देख लीजिएगा यूनिट डिजिट का और विभाज्यता का नियम जांच के। और इस तरह का जब सवाल आ जाएगा तब थोड़ा तो बादाम खाए होंगे आप लोग, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर सवाल कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो पहले हमको बोल रहा है कि दो संख्या दे दिया, इसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे आप लोगों को सिखाए हम कि HCF LCM कैसे निकाला जाता है, नहीं आपको पता है तो जाके देख लीजिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का रियल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी फिर से हम बताएंगे। और क्या है, अब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो पहले हम लोग को बोला दो संख्या दे दिया गया है, उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दूसरा नंबर का पहला सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर का पहला सवाल में है मेरा 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 का हमको पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम अभी हमको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं। तो पहले 26 का गुणनखंड करके लिख लेते हैं। 26 का गुणनखंड क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 गुना 13, और फिर 91 का गुणनखंड करना है। तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग 91 का गुणनखंड लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 गुना 13 लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर को ही हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। तो ये जब गुणनखंड कर लिए, हाईएस्ट मतलब महत्तम, सबसे बड़ा से बड़ा, और कॉमन मतलब सार्व मतलब जो दोनों में हो, तो सबसे बड़ा से बड़ा क्या दिख रहा है, 13। तो यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। हम ये ऐसा वीडियो बनाए हुए डाले हुए हैं अपना चैनल पर, आप लोग जाके देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, हम लोग एचसीएफ निकाले कितना, 13 है इसका। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है ना, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन एम, जो भी देखते हैं देख लीजिएगा, कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल मतलब होता है गुणज, गुणज आप लोग अगर इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लोग जाके देख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। गुणज, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज मतलब क्या होता है, जैसे बोलेंगे 5 का गुणज बताओ, तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, ऐसे करके चलता जाएगा गुना में। ठीक है, ये हो गया गुणज। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब सार्व, जैसे बोलेंगे 10 का गुणज 10, 20, 30, ये सब हो जाएगा ना। तो लोवेस्ट कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में दिख रहा है, दोनों में क्या दिख रहा है 10, और लोवेस्ट सबसे छोटा से छोटा यही वाला है जो दोनों में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो साफ निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो 26 का क्या करेंगे, 26 को देखिए करते हैं, 26 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा, फिर 26 इसमें जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, फिर 26 इसमें जोड़ेंगे तो 98 और 104 हो जाएगा, फिर 26 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, फिर 91 का देखते हैं, तो 91 का हो जाएगा, इसमें और थोड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं, इसमें बढ़ा के लिखेंगे तो इसमें 156 हो जाएगा, फिर 26 जोड़ सकते हैं, इसमें 26 जोड़ेंगे तो मेरा 182 हो जाएगा, फिर 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 208 हो जाएगा। ठीक है, फिर 26 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 91 का, तो 91 में 1 से गुना करेंगे, 91 में 2 से गुना करेंगे, 91 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 182 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके चलता जाएगा। तो लोवेस्ट कॉमन, हमको एचसीएफ निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ तो निकाल चुके हैं, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो दोनों का लिख दें। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 182 दिख रहा है और इसमें भी 182 दिख रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में दिखे, तो सबसे छोटा वाला तो यही ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 182 यानी कि 182। तो एलसीएम भी निकाल दिया। अब हम लोग जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोग जांच करते हैं। एलसीएम कितना निकाला, एलसीएम निकला मेरा 182, एलसीएम निकला मेरा 182 निकला। तो अब हम लोग जांच करते हैं। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 गुना 91, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना हो जाएगा 13 गुना 182। तो इधर ध्यान से देखिए, 26 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, और 91 को 91 ही लिखा रहेंगे।
अब देखिए यहाँ 13 है और यहाँ पे 182 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 91। तो देखिए जो जो इसमें गुना में है वही वही इसमें गुना में, मतलब दोनों बराबर है। तो हम लोग को प्रूव हो गया कि हाँ सत्यापित हुआ कि दोनों का ये सही बात है। क्या सत्यापित हुआ कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है। ये सत्यापित हो गया ना, ये होता है, ये सत्यापित करने बोला तो सत्यापित। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा कर रहा है 510 और 92। दूसरा सवाल में कर रहा है 510 और 92। 510 और 92 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 510 के लिए हम लोग इधर साइड में चलते हैं। देखिए लास्ट में 0 है यानी कि 5 से कटेगा। 5 से कटने के पहले ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से कटाते हैं 205 बार में कटेगा, 255 बार में कटेगा, 255। फिर लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी कटेगा। उसके पहले ये 3 से भी कट जाएगा। देखिए क्यों, 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। तो 3 से कटाते हैं, 8 बार में 24, 5 बार में 85, फिर 5 से कटाते हैं। 5 से कटाएंगे कितना बार में 5 से कटेगा, 17 × 85 होता है, तो 17 बार में कटेगा। यानी कि हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको स्मार्ट वे में करना है तो स्मार्ट वे में हम लोग कैसे कर सकते हैं, 510 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 51 गुना 10, और 51 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 × 51 होता है 17 गुना 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। ये स्पीड में करने का तरीका है, ऐसे तो ये हम लोग का बेसिक तरीका है, जैसे करना चाहेंगे आप लोग वैसे कर सकते हैं। अब फिर 92 को करना है। 92 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। 2 से भाग लगेगा, अंतिम में 2 है तो 2 से भाग लगेगा, 4 बार में 6 बार में 40 बार में, फिर 2 से भाग लगा सकते हैं 23 बार में। तो 92 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। तो HCF क्या बताएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किए ना, फैक्टर यानी कि गुणनखंड किए, तो सबसे हाईएस्ट मतलब अधिकतम सार्व गुणज। तो अधिकतम क्या है इसमें, सार्व 2 ही है, तो HCF हो जाएगा 2। HCF हमारा क्या निकला 2 निकला ना, 2 निकला। अब LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, हम लोग पिछला क्वेश्चन में LCM जो निकाले थे वो दूसरे विधि से निकाले थे, मतलब गुणज करके निकाले थे। इसमें हम लोग अब दूसरा विधि सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालते आ रहे हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं। देखिए 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड पिछला क्वेश्चन में किए थे, तो क्या हम 3 को इसको सजा के लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 17 पे पावर 1। इसी तरह 2 बार गुना में, मतलब 2 पे पावर 2 और 23 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए करते हैं, पहले देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन नहीं देखना, मतलब कॉमन देखना है यानी कि सबसे बड़ा घात लिखना, जो दोनों में हो, यानी जो हो या ना हो। मतलब पिछला क्वेश्चन में हम लोग LCM जो निकाले थे गुणज वाला विधि से निकाले थे, इसमें अभाज्य गुणनखंड वाला विधि से निकालते, ताकि आप लोग दोनों विधि सीखें। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, और अब देखते हैं जो मैक्सिमम पावर हो वो लिखना है। देखिए 2 पे पावर 1 लिखा हुआ, हमको वो नहीं चाहिए, 2 पे पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 लिख दिए। फिर गुना लिखना है, क्या 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें तो 3 नहीं है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, यानी 3 पे पावर 1। फिर गुना लिखे, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब 5 पे मैक्सिमम पावर क्या है, 5 तो इसमें नहीं है, 5 पे मैक्सिमम पावर 5 ही है। और 17 से इसमें है, इसमें नहीं है, तो 17 पे मैक्सिमम पावर 1, 17 पे पावर 1। अब 23, 2 तो लिख चुके हैं, 23 पे मैक्सिमम पावर क्या है, 23 पे मैक्सिमम पावर 1 है, 23 पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे,
तो आप लोग गुना करके देखिएगा। 23 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 3 पे पावर 1 यानी कि 3, 5 पे पावर 1 यानी कि 5 और 17 पे पावर 1 यानी कि 17 और 23 पे पावर 1 यानी कि 23। तो इसको जब हम लोग गुना करके देखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 23,460। आंसर हमारा कितना आएगा? 23,460। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग सीख गए। इसका एक दो तो अभी हम और अलग से एग्जाम्पल लेके बताएंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का बता रहे, फिर आप लोग का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। इसको अभी यहाँ पे चैप्टर को यहीं थोड़ा सा पॉज करते हैं 2 मिनट के लिए और अलग से एक तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक तो अलग से एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा लेके। ये बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, इससे आप लोग को समझने में कठिनाई आ सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए बोलेंगे 25 और 35 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो पहले 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7। 35 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 5 गुना 7 लिख सकते हैं, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 और गुना 7 पे पावर 1, ये लिख सकते हैं। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है, ध्यान रखिएगा, जब एचसीएफ निकालना हो तो वो संख्या को देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। तो एचसीएफ निकालने के लिए न्यूनतम पावर वाला को लिखते हैं। कॉमन पहले देख लीजिए, कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। अब 5 का न्यूनतम पावर क्या है? 5 पे पावर 1 यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 1। 7 तो कॉमन नहीं है, तो 5 पे पावर 1 यानी कि 5 एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया? अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए कॉमन नहीं देखते हैं। एलसीएम के लिए सभी को लिखना है, 5 हो 7 हो कुछ भी हो लिखना है, जो आ रहा है उसको लिखना है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला को लिखना है। तो 5 पे पावर 2 मैक्सिमम है और 7 पे पावर 1 मैक्सिमम है। 7 पे पावर 1 तो इसमें है कि नहीं? इसमें है, तो एक ही ना मैक्सिमम है। तो इसको गुना करके लिखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और 7 का पावर 1 7 हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे 7 × 5 = 35 का 5 आप मेरा 3 25 14 और 3 17 175 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसी प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ निकाल लिए 2, अभी हम लोग पीछे देखे थे ना, और एलसीएम निकाल लिए 23,460, ठीक है। तो देखिए इसका जांच करना बाकी रह गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 510 गुना 92 करेंगे और एचसीएफ यानी 23,460 गुना 2 करेंगे। तो 510 गुना 92 हम लोग रफ में करते हैं। 510 गुना 92 कितना आ जाएगा? 0 2 5 गुना 10 0 9 5 45, ठीक है। 0 2 9 6 4 46,920 आया। इधर कितना आया? 46,920। मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 46,920 आया। अब इसको गुना करके देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना है। 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ मेरा 1 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 46,920। देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर आया ना, तो हेंस प्रूफ क्या होता है? प्रूव्ड कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम लोग इसका अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में क्या है हमारा, उसको तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर का दूसरा सवाल देख सके। अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या कर रहा है, तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कर रहा है? तीसरा सवाल हमारा कर रहा है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर एलसीएम निकालेंगे। दोनों लिख लेते हैं, यहाँ पे जितना भी आएगा दोनों लिख देंगे। तो 336 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे? 336 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 2 से हमारा भाग लगेगा, 2 से भाग लगाएंगे इसको 1 बार में, 6 बार में और 8 बार में, 168 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 8 बार में और 4 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में और 2 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे 21 बार में। फिर 3 से भाग लगाएंगे 7 बार में। तो 336 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7
2 4 बार गुना में मतलब 2 पे पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 3 एक बार गुना में यानी कि 3 पे पावर 1, 7 एक बार गुना में यानी 7 पे पावर 1। उसी प्रकार अब फिर 54 का करेंगे तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लोग लिख सकते हैं 18 तिया 54 होता है ना, 18 गुना 3 लिख सकते हैं। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 6 गुना 3 और गुना 3 बाद में है। फिर 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3। 54 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। 27 दूनी 54 होता है ना, 3 पे पावर 3 27 और 2 पे पावर 1 यानी 2, 27 गुना 54 हो गया। अब हम लोग को पहले एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में क्या बताएं, एचसीएफ में कॉमन वाला देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 और 3 कॉमन है, 2 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है। तो एचसीएफ के लिए लोवेस्ट वाला पावर देखेंगे, 2 पे पावर 1 देखिए लोवेस्ट है और इसमें 3 पे पावर 1 लोवेस्ट है। लोवेस्ट मतलब कम वाला, यानी कि 2 पे पावर 1 यानी कि 2 और 3 पे पावर 1 यानी कि 3, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 6। और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में लोवेस्ट लोवेस्ट कुछ नहीं देखते, एलसीएम में पूरा देखते हैं क्या क्या है पूरा, यानी कि देखिए 2 पे पावर 4 मैक्सिमम वाला, 2 पे पावर 1 यहाँ भी मैक्सिमम वाला लेना है, तो 2 पे पावर 4 और गुना 3 का देखिए 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ पर है 3 पे पावर 3 और उसके बाद 7 पे पावर 1, तो 7 पे पावर 1। अब एलसीएम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एलसीएम तो हम लोग को मालूम चल गया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 पे पावर 3 का मतलब होता है 27 और 7 पे पावर 1 का मतलब 7। तो 16 गुना 7 करके देखते हैं, 16 गुना 7 हमारा कितना आता है, 16 गुना 7 16 गुना 27 करते हैं, 16 गुना 27 आता है 7 चौक 42 का 2 हाथ मेरा 4 7 4 11 6 दूनी 12 का 2 हाथ मेरा 1 2 और 1 3 2 3 4 432 आया और गुना 7। अब इसको गुना करते 7 दूनी 14 का 4 हाथ मेरा 1 7 के 21 और 1 22 का 2 हाथ मेरा 2 7 चौक 28 और 2 30 यानी कि 3024। 3024 आप लोग आंसर मिला सकते हैं, एलसीएम आ गया 3024। अब हम लोग को बस जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो दोनों संख्याएं क्या है, 336 और 54, ये दोनों का गुना। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अब आरएचएस में क्या लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना 6 और एलसीएम 3224। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला गुना करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 336 गुना 54, तो 336 को गुना करते हैं 54 के साथ, तो 336 को आप लोग 54 के साथ गुना कीजिए स्पीड में। 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 2 4 के 12 और 2 14 का 4 हाथ मेरा 1 4 के 12 और 1 13 35 का 0 हाथ मेरा 3 15 3 18 का 8 हाथ मेरा 1 15 और 1 16 4 4 8 में 11 का 1 हाथ मेरा 1 6 7 और 1 8 और 1 18,144 18,144 आया। अब इसको गुना करके देखते हैं। 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 1 6 दूनी 12 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 2 6 दूनी 12 और 14 का 4 हाथ में बचा 1 6 गुना 0 0 और 1 लिख देंगे 6 18 18,144। एलएचएस बराबर आरएचएस आया। मतलब यहाँ से भी प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका 2 नंबर का सवाल हमारा ये सॉल्व होता है। अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। क्या पढ़ रहे हैं, पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, बस पुराना वाला ही है, बस इसमें थोड़ा सा 100 और जोड़ दिया है, 700 के साथ साला साली भी जोड़ दिया है, थोड़ा जोड़ दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का पहला नंबर बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करें, तीसरा नंबर का पहला सवाल 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वो भी किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करें। 12 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 और 4 का मतलब क्या होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1। अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं
3 गुना 5 यानी कि 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 यानी कि 3 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 3 3 3 3 3 3। और उसमें भी एचसीएफ निकालने के लोवेस्ट पावर देखते हैं। लोवेस्ट पावर मतलब कम से कम पावर क्या है, 1। तो 3 पे पावर 1 एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं ना है, और कुछ कॉमन नहीं है तो 3 पे पावर 1 यानी कि 3 हो जाएगा एचसीएफ आंसर। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन वॉमन कुछ नहीं देखते, सबको हड़बड़ा कर लिख देते हैं, हड़बड़ा कर, ठीक है। हड़बड़ा कर नहीं लिखना है, थोड़ा देख के लिखते हैं। कैसे देख के लिखते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है वही वाला लिखते हैं। जैसे 2 है यहाँ पर है, 2 और कहीं पर है, अगर और कहीं पे रहता मान लेते यहाँ पर रहता 2 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 1 को ना लिख के 2 पे पावर 2 को लिखते, एक ही बार है तो 2 पे पावर 2 को लिखते, फिर गुना 3 वाला में लिखिए। 3 वाला यहाँ 3 बार गुना में, लेकिन मैक्सिमम वाला कौन है, मैक्सिमम एक ही है, तो मैक्सिमम एक ही बार लिखेंगे 3 पे पावर 1, 3 का काम निपट गया। 5 पे पावर 1 लिखिए, 5 पे पावर 1 लिख दीजिए, एक ही बार है। 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 लिख दीजिए, बस गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, 2 पे पावर 2 यानी कि 2 गुना 2, 3 पे पावर 1 यानी कि 3 गुना 5 गुना 7। अब 5 को 2 के साथ लगा दीजिए, क्योंकि ये 10 देगा, 10 यानी कि लास्ट में 0 देगा। 2 गुना 3 6, 6 सत्ते 42, और ये लास्ट में 0 गुना 10 यानी कि 420, 420 है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आया 3, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल देखने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा। मिटाने के लिए मिटाते हैं। अगला सवाल क्या है, आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा। अगला सवाल है 17 23 और 29, 17 23 और 29, ये 3 का दूसरा सवाल है। 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो खुद अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 1 गुना 17 लिख देंगे, और क्या 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 1 गुना 23 लिख देंगे, तो बहुत ईजी है। 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 1 गुना 29 लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1 गुना 1, मतलब मैक्सिमम पावर 1 ही है 1, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 1 पे पावर 1, सब गुना लिख देंगे, 17 गुना 23 और गुना 29, और ये 1 3 बार गुना है तो इसको एक ही बार लिखना है। तो 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, आपको इसको फास्ट एकदम कैलकुलेटर जैसा गुना करके देखिएगा, आंसर आएगा आपका 11,339, 11,339, ये हो जाएगा एलसीएम का आंसर। अब इसका चौथा नंबर वाला, चौथा नहीं, इसी का तीसरा का 3 नंबर है। तीसरा का 3 नंबर जो है आपका, तीसरा का 3 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो किसका किसका निकालना, 8 9 और 25 का निकालना है, 8 9 और 25 का निकालना है। क्या निकालना है, तीसरा नंबर सवाल, 8 9 और 25 का निकालना है मेरा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या हम लोग 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और 9 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, तो उल्टा हो गया। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, ठीक है। और एक बात बताइए, सबके साथ एक एक गुना में है कि एक एक गुना में लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं कि, तब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या लिखते हैं, जो सब में कॉमन हो, कॉमन क्या है, कॉमन एक एक है, एक एक है, और एक का पावर क्या कॉमन, एक का पावर एक ही कॉमन है, यानी कि एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, सबको लिखेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लिखेंगे। तो 2 पे पावर 3 मैक्सिमम है, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 मैक्सिमम है, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, और सबको गुना करके लिखते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे कैसे,
तो 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 4 और गुना 3 पे पावर 2 यानी कि 9 और 5 पे पावर 2 25 होता है। तो 25 गुना 400 होता है। तो 100 इसको साइड रखते हैं, 9 गुना 2 18, 18 गुना 100 कितना हो जाएगा 1800, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 1800 और एचसीएफ आएगा मेरा क्या आएगा, क्या आएगा एचसीएफ आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका चौथा सवाल खतरनाक तरीके से देखते हैं। चौथा सवाल में क्या कहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, 4 नंबर का सवाल। ठीक है, संख्याएं आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन की एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर 306, 657 और बराबर 9, यानी कि इस दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का एक तो सर्वसमीकरण यानी कि फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का पहला संख्या को आई मान लेते हैं, दूसरा संख्या को सेकेंड मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये होता है हमारा। तो देखिए दो संख्या दिया हुआ है हमारे यहाँ और एचसीएफ हमको इस नाम पे दिया हुआ है 9 दिया है ना। पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या है 657। ठीक है, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम निकालना देंगे और एचसीएफ 9 दिया हुआ, 9 यहाँ पे गुना में है, इधर आके ये डिवाइड में लग जाएगा और 9 से घटाएंगे इसको, 34 बार में कटेगा। तो 34 गुना 657 कर लेंगे, हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा 22,338, 22,338 के समथिंग आएगा। ठीक है, 22,338 आएगा समथिंग, 22,338। ठीक है, तो